Hello students, this is the video number 12 of magnetic effect of current। बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क मतलब जो पूरे के पूरे लूप को रोटेट कर देने वाला फोर्स, ठीक है ना। टॉर्क की बात करते हैं जो रोटेशन डेवलप कर देता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है सिस्टम में। तो पूरे के पूरे लूप में वो रोटेशन जो प्रोड्यूस करेगा उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखते हैं कि टॉर्क कैसे एक्ट हो रहा है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन है बेटा जी, थोड़ा 3D में आप लोग देखना पड़ेगा। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से टॉर्क एक्ट हो रहा है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक एक करके मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है, हमने PQRS जितना जितना हम बता रहे हैं आपको उतना उतना देखिए आप लोग। PQRS यहाँ पर एक आपके पास PQRS, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपके पास बेटा, ठीक है ना, PQRS, ठीक है ना। और उसमें करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है ना। I करंट यहाँ फ्लो करी, उसको भी हमने I से रिप्रेजेंट किया हुआ। और कुछ भी नहीं देखना है, जितना डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ उतना देखो आप लोग। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पर हमने साउथ पोल रख दिया। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल बन गई है, लेफ्ट से राइट, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि नॉर्थ से फील्ड निकल के, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इसके अंदर डेवलप हो गई है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रखा गया है। इसकी जो लेंथ है आई, क्या उसमें करंट है, ठीक है बेटा जी। और अब बेटा देखो, रेक्टेंगुलर कॉइल की जो हमने लेंथ लिया हुआ है वो L है, लेंथ आपकी L है। L इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। B क्या है, B इसकी ब्रेथ है बेटा जी, है ना, B। और A क्या है, इसकी पूरी की पूरी एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। और B क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतना मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, इसको 1 बाय 1 करके देखना। बड़ा आसान है समझना, लेकिन बस अटेंशन आपका चाहिए। अब क्या है बेटा जी, देखो फील्ड यहाँ बन गया, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे प्लेन में रख दिया गया है, प्लेन आप पेपर में ऐसे रख दिया गया, ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। करंट अगर इसमें फ्लो कर गई तो ऑलरेडी पहले से क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। और कॉइल में अगर क्या है, अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो एक इंटरेक्शन होगा, फोर्स डेवलप होगा। फोर्स वहाँ पर आपको किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, आपको पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो नेट फोर्स है क्लोज लूप पर, क्लोज लूप करंट कैरिंग कंडक्टर अगर क्लोज लूप बना रहा है तो वहाँ पर नेट फोर्स आपका जीरो होता है। तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, नेट फोर्स तो आपका जीरो होने वाला है। लेकिन टॉर्क यहाँ पर एक्ट होगा, देखते हैं कैसे होगा। तो एक एक सेगमेंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल आपका है, इस कॉइल की जो एरिया वेक्टर होगा, मान लो वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ, दो ही मान सकते हो। एरिया वेक्टर जो है इसका, ये बिल्कुल आपके फेस की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। ये पहला डायग्राम है, जैसे आपका कॉइल रखा हुआ है उस केस में देखा जाए तो आपके फेस की तरफ आएगा एरिया वेक्टर A आएगा, और B आपका है हॉरिजॉन्टल है, एंगल बन गया 90 डिग्री। ये आप याद रखना कि एरिया वेक्टर, इस वाले केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है बेटा जी। ये आप कंफर्म कर लीजिए, ओके। अब देखो जो कॉइल में सेगमेंट हैं उन सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से सेगमेंट पे कितना कितना फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है, पता हमको है, लेकिन फिर भी हम सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तभी तो टॉर्क डेवलप होगा। तो अगर आप देखो पहले जो सेगमेंट आपका हॉरिजॉन्टल है, फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P और Q पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, करंट जहाँ कहाँ जा रही है, लेफ्ट में जा रही है ना। लेकिन ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग ही आ गई है। मैंने आपसे कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर अलोंग अगर करंट की डायरेक्शन हो तो कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है बेटा जी। तो PQ जो आर्म है उस पर लगने वाला फोर्स आपका जीरो होगा। अच्छा, SR पर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये भी फील्ड के अलोंग ही करंट आपकी है।
एलॉन्ग मीन्स क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग हो या जस्ट अपोजिट हो, उसी की लाइन में है। तो इन दोनों पे अभी फोर्स जीरो होगा, कोई डरने की बात तो नहीं इसमें ना। मतलब ऊपर वाले आर्म पर पी और क्यू पर नेट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो होगा, और एस आर पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फील्ड के अलोंग ही आपको दिखाई पड़ रही है। तो वायर कैसा रखा हुआ है, फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब रह गई बात वर्टिकल वायर की। चलो हम बात कर रहे हैं आर और क्यू की बात कर देते हैं। तो आर और क्यू पर जो ये आर्म है, इस पर लगने वाला फोर्स कहाँ जाएगा। आपने कहा कि सर हम क्या करेंगे, पाम फेस कहाँ रखेंगे, अलॉन्ग द पाम फेस रखेंगे, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, और अपनी फिंगर टिप को करंट के अलॉन्ग कर देंगे ऊपर की तरफ, थंब आपका नीचे की तरफ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आर क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, पेपर के अंदर होगा। ठीक है बेटा जी, कितना होगा, ILB होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देख लो बेटा, है ना, कितना है, 90 डिग्री है। तो इसमें कोई डरने की बात तो है नहीं, ILB ही होगा, लेकिन अंदर होगा। हम इस आर्म की बात कर लेते हैं। इस आर्म में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पाम फेस कहाँ रखो, पाम फेस रखो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, और अपने फिंगर टिप को लेके आओ, करंट के अलॉन्ग लेके आओ, थंब आपका ऊपर जाएगा। तो आप देखोगे कि इस आर्म पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। मतलब इस पर जीरो, इस आर्म पर जीरो है, इस पर जीरो है, लेकिन ये वर्टिकल जो वायर है इस पर इनवर्ड, इस पर आउटवर्ड। तो क्या करेगा, ये दोनों फोर्स इसको रोटेट कर देगा। एक इसको अंदर, एक अंदर की तरफ लेके जा रहा है और एक बाहर की तरफ लेके आ रहा है। तो क्या उसको रोटेट करेगा ना, करेगा, और ये आपका कॉइल रोटेट कर जाएगा और यहाँ पर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। आई थिंक ये समझ पाए कैसे हुआ ये। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर है ना कि हमारा यहाँ पर क्या है, कॉइल हमारा रोटेट करेगा, क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ, एक आर्म में फोर्स अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। लेकिन नेट फोर्स आपका जीरो है, देख लो, क्योंकि अगर नेट फोर्स लोगे पूरे पूरे सिस्टम पर तो ये और ये आपस में कैंसिल करके नेट फोर्स जीरो कर देंगे। बट टॉर्क डेवलप होगा, क्योंकि ये दोनों की पॉइंट्स अलग अलग हैं, एक इनवर्ड एक आपका आउटवर्ड। टॉर्क डेवलप होगा, लेकिन नेट लीनियर फोर्स आपका जीरो है, ये आप समझ रहे हो। अब हम आते हैं दूसरे डायग्राम पे। ठीक है बेटा जी, उसको समझते हैं। मान लो कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है वो थोड़ा सा थीटा एंगल टिल्ट हो गया। मान लो भाई, घूमेगा ना, घूमेगा, ये घूमना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ये। मान लो किसी एंगल को हमने मान लिया, किसी पोजीशन को हमने सेट किया कि एक कोई पोजीशन है। अभी यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या है, जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल है। कितना एंगल बना, 90 डिग्री। जब ये कॉइल थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा घूमेगा, मान लो थोड़ा सा घूमा अभी, तो इसकी जो एरिया वेक्टर है वो भी थोड़ा सा घूम जाएगा, फील्ड तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो जैसे इसको हम थोड़ा सा रोटेट हुआ, मान लो थीटा एंगल रोटेट हुआ, रोटेट तो होगा और रोटेशन बराबर होगा। मैं किसी एक टाइम पर की बात कर रहा हूँ, एक टाइम पर मान लो थीटा एंगल वो रोटेट हुआ, तो ये जो एरिया वेक्टर है, अगर आपने थोड़ा सा रोटेशन लिया, सेट किया, एक डिस्प्लेस हुआ थोड़ा सा, और एरिया वेक्टर देखो घूम जाएगा। जब एरिया वेक्टर घूमेगा तो उस टाइम पर बी और ए के बीच में कुछ न कुछ एंगल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये हमने लिखा हुआ डिस्प्लेस कंडीशन। मान लो ये डिस्प्लेस हो गया है, ILB तो अंदर की तरफ लगी रहा है, ILB यहाँ बाहर की तरफ लग रहा है। और रह गई बात इस पर, जब आप कहोगे सर जब ये पूरा का पूरा रोटेट होगा तो ये भी कॉइल रोटेट होगा, P कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, Q कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में नहीं रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में रहेगा क्या, जब रोटेट होगा तो इस टाइम पर इस पोजीशन में तो लाइन पर है, लेकिन जब Q मान लीजिए Q अंदर गया, P थोड़ा सा बाहर आया, तो फील्ड की लाइन से हट गया ना, वो P और Q फील्ड की लाइन से हट गया। तो फील्ड की लाइन से हटेगा तो इस पर फोर्स काम करना शुरू करेगा, लेकिन जो फोर्स काम करना शुरू करेगा आप लोग देखोगे तो अपवर्ड करेगा, इस पर अपवर्ड करेगा और यहाँ पर डाउनवर्ड करेगा। तब भी दोनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, एक अपवर्ड ऊपर एक नीचे की तरफ। तो वो क्या ये वाला फोर्स बॉडी को रोटेट करेगा, नहीं, एक अपवर्ड है एक डाउन, रोटेट करने वाला तो यही फोर्स है। इसलिए ये PQ चाहे जिस पोजीशन पे हो, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे थोड़ा एंगल बनाए, थोड़ा और एंगल बनाए, इसका और इसका रोल कोई भी नहीं रहेगा रोटेशन में।
ठीक है बेटा जी, रोटेशन में रोल किसका होने वाला है, इसका और इसका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यहाँ भी लगेगा बाहर की तरफ, तो इक्वल स्ट्रेच करेगा, बस रोटेशन नहीं डालेगा ये, लेकिन ये और ये रोटेट कर देगा, इसमें रोटेशन आ गया। ठीक है ना, तो हम ऊपर वाली की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। मान लीजिए रोटेट हुआ, थोड़ा सा क्यू कहाँ चला गया, अंदर चला गया, थोड़ा पी कहाँ आएगा, बाहर आ गया, तो देखो यहाँ पर क्यू अंदर चला गया, पी थोड़ा सा बाहर आ गया, ये पोजीशन आ गई। और जो एरिया वेक्टर क्या बना रहा था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, किससे, बी से। अब कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और ये थोड़ा सा एंगल, ये थोड़ा सा रोटेट कर गया। ये एक डिस्प्लेस कंडीशन है, डिस्प्लेस हुआ, हालांकि पूरा का पूरा घूमेगा वो, लेकिन किसी टाइम पर हमने ये पोजीशन उसकी ले ली। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस कंडीशन को आप समझ पाओ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, ये हुआ। अब देखते हैं कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। टॉर्क निकालते कैसे हैं, मान लो अगर ये, मान लीजिए एक यहाँ पर है, ऐसे करते हैं, देखो मान लो कोई आपका पास एक रॉड है, इस रॉड पर फोर्स मान लो ऐसे लगा, एफ फोर्स यहाँ लगा, और नीचे कितना लगा, एफ फोर्स नीचे लगा। तो इस रॉड पर जो लगने वाला जो फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, लेकिन इसमें रोटेशन होगा। तो इसके रोटेशन को कैसे निकालेंगे, इसके रोटेशन को निकालने का तरीका ये है कि कोई एक जो टॉर्क कितना इस पर एक्ट होगा, कोई एक फोर्स ले लो, और दोनों फोर्स के बीच का जो क्या ले लेना है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है, ये लाइन ऑफ फोर्स ये है, लाइन ऑफ फोर्स ये है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तब हम कहेंगे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टॉर्क बन जाएगा। ये तो आप समझ रहे हो, पहले 11th में आपने इसको पढ़ा है। अब देखो ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, ये डायग्राम आप समझ गए होंगे इस पोजीशन को, बस जो मेन डायग्राम है आपको ये समझना है, नीचे वाला डायग्राम ही समझना है, वरना डेरिवेशन तो उसमें कुछ है ही नहीं, डायग्राम ही समझना आपको है। देखो जब आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से आपको बताऊं मैं आपको कि ये जो फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, तो ये फोर्स क्या इसी पॉइंट पे लग रहा है, ILB, ये तो पूरे के पूरे वायर पे लग रहा है, यहाँ भी 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 लगेगा, और यह हर जगह लग रहा है, वही तो रोटेट कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे वायर पे लगता है ना ILB साइन थीटा, किसी एक पॉइंट पे लगता नहीं है, वही कंडीशन यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, हम ऊपर से इसका टॉप व्यू लेंगे, टॉप व्यू में क्या लेंगे, P लेंगे और Q लेंगे। तो बताइए P पर जो फोर्स लगेगा कितने, ILB ही तो लगेगा, अरे बोलो जी, P पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ILB तो लगेगा ना। हम इसको अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे हम, हालांकि रोटेट जब हो रहा है तो ये भी पोर्शन तो रोटेट ही हो रहा है ना, पूरा का पूरा कॉइल रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप ऊपर से अगर देखो आप, तो आपको सिर्फ P और Q रोटेट करता दिखाई घूमता दिखाई पड़ेगा। ये आर्म, ये जो नीचे वाली आर्म आपकी छिप जाएगी बेटा ना, वही मैं कह रहा हूँ। अगर टॉप व्यू की बात करें तो ये जो ILB लगा हुआ है, ये P पर भी लगा हुआ है। तो हमने मान लिया, हमने इससे सिर्फ और P और Q को लिया, हमने मान लो यहाँ पर क्या लिया आपने, आर्म P और Q लिया, और आपको पता है कि P और Q की जो ये जिसकी लेंथ B है ना, ये ब्रेथ आपकी B है, इसकी लेंथ L है, तो B ही रहेगा। ये P और Q ले लिया, रोटेटेड, देखो ये P और Q, ऊपर से हमने टॉप व्यू ले रहे हैं इसका, ठीक है ना। अब इस पर जो कहाँ लग रहा है फोर्स, इस पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ होगा फोर्स, तो मैंने ऐसे बना दिया इसको आउटसाइड में, है ना। अब ये मत देखना सर डाउनवर्ड क्यों बना दिया, 3D में बनाया है मैंने, ये बाहर की तरफ बनाया और ये अंदर की तरफ बनाया है, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और ये PQ आर्म पे ही बना दिया है मैंने, टॉप से आपको लगेगा, जब टॉप से देखोगे तो ये फोर्स आपको इस पॉइंट पर लगता दिखाई देगा, यहाँ पर और यहाँ पर लगता दिखाई पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि ठीक, अब आपके पास ILB और यही आपको रोटेट होगा, ये जब ये रोटेट होगा तो आप बताइए, जो ए आपने इसकी एरिया पर जो आपने ए ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या इसी को आप इस पर भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ये ऐसे, है ना। तो वो जो इसके पैरेलल ही ड्रॉ करोगे तो आपका एंगल तो थीटा ही बनाएगा। देखो ये इसी लाइन पे हमने ये ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ से ड्रॉ किया है वही आप यहाँ से भी ड्रॉ करोगे ऐसे एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर चाहे यहाँ ड्रॉ करो चाहे यहाँ ड्रॉ, कहीं भी ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ना, इसकी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तो इसी लाइन पे आएगा वो। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हम टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, ये हमने P और Q ले लिया। ILB आपका अंदर लगेगा, इसको दिखा दिया मैंने, ये ILB आपका बाहर लगेगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो अब इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, दोनों फोर्स
का लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, देखो लाइन ऑफ फोर्स निकालोगे ऐसे ऐसे करके, तो ये इसको आगे बढ़ाओगे तो ये डिस्टेंस आएगी, चाहे इसको ऊपर बना लो चाहे इसको नीचे बना लो, डिस्टेंस सेम ही आने वाली है। ये पूरा का बी है, इसको आपने कहा कि ये हमने बना लिया, देखो लाइन ऑफ एक्शन आपका ये होगा, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ये पूरा का पूरा बी है, ये आपका थीटा है ना बेटा जी, ये क्या आपका है, ये आपका थीटा है। तो अब देखो बेटा जी, ये क्या इस पर परपेंडिकुलर नहीं, देखो तो ये आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 में, क्योंकि इस लाइन में, इस पी और क्यू में और ए में एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये अगर थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका 90, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, तो ये आपका थीटा बन जाएगा। ये पूरा का पूरा बी है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात समझ गए कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना, बी साइन थीटा है। यही डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जब भी बोर्ड में एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो इसका बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं बना पा रहे हो, टाइम नहीं आपके पास है, तो इसको बहुत ज़रूरी बनाना, बिना इसके नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस डायग्राम का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, टॉर्क का फार्मूला क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल क्या होगा, टॉर्क जो आपका टॉर्क होगा, ये मैं यहाँ से लिखता हूँ, जो आपका टॉर्क होगा क्या होता है बेटा जी, ये होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ आर होता है बेटा। F कितना है, आई एल बी, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इंटू आर कितना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। तो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला क्या आया, आई एल है ना, बी, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्या, आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आई इंटू बी इंटू ए, एल इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, आई इंटू बी इंटू ए इंटू साइन थीटा। ये आपका टॉर्क आ गया। इसको हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मान लो ये जो कॉइल आपने लिया हुआ है पी क्यू, अगर ये कॉइल सिर्फ एक टर्न है ना, अगर नंबर ऑफ टर्न अगर मान लो n हो, ठीक है बेटा जी, अगर नंबर ऑफ टर्न n है, एक टर्न, दो टर्न, n टर्न है, इफ कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न, इफ कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, कहीं कहीं कैपिटल एन लिया हुआ है, आप हमने स्मॉल एन ले रहे हैं, तो टॉर्क जो आपका आएगा एन आई बी ए साइन थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 3D का डायग्राम है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या करना है, बट आपको अगर आपको थोड़ा सा 3D का इमेजिनेशन है तो आप कर ले जाओगे। ये आपका टॉर्क आपको मिल गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। ठीक है बेटा जी। अगर बेटा इसको हमें वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना हो तो टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई और ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी होगा। ठीक है बेटा जी। और बेटा जी इसको हम एक और अदर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, इसको सिंप्लीफाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये होगा टाउ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एन आई ए, है ना, एन आई ए बी साइन थीटा। बात तो मैंने वही की है, लेकिन जो ए टर्म आपका एन आई ए आया हुआ है, ये इसे किसी भी लूप का बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एन आई ए को। तो कहीं कहीं फार्मूला आपको ऐसे ही मिल जाएगा लिखा हुआ, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू एम
बी साइन थीटा, ऐसे। वेयर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई एन ए या एन आई ए कह सकते हो। अगर इसको हम लिखते हैं वेक्टोरियली, ठीक है ना, तो टॉर्क क्या होगा, हो जाएगा एम क्रॉस बी, सिंपल। तो इस तरीके से भी यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये बाद में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमने यूज करके यहाँ पर फार्मूला, मेन फार्मूला आपका ये है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से भी NIA को हम कैपिटल M लिख करके रख सकते हैं, और M क्रॉस B के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो A क्रॉस B के फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन यू, आप किस तरीके से उसको, सब चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो प्रॉब्लम करने में आपको आसानी होगी, ठीक है बेटा जी। अब बेटा जो है ना, देखो टॉर्क तो एक्ट हो ही रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे आप लर्न करो, कैसे आप याद रखोगे सारे फार्मूले। तो देखो, आपने कहा कि मान लो हमारे पास, सपोज किया, अगर मान लो ये मैं आपको नोट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ऐसे, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल रख दिया ऐसे, ये आपका डाइपोल है, ठीक है ना, ये आपका है -Q और ये आपका है +Q, तो इस पर टॉर्क एक्ट होता है। जो टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हो, क्या लिखते हो आप लोग, PE साइन थीटा, यहाँ पर टॉर्क की बात ही करते हो, ठीक है ना। अगर ये आपके पास मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिया ना मैंने। अब देखो, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मान लो बनी है, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैं रखता हूँ कोई बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब क्या है, वो तो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ कुछ आपको दी गई है, तो ये आपका है मान लो ये आपका है बार मैग्नेट, ऐसे रखा गया, ये आपका है बार मैग्नेट, ठीक है बेटा जी। इसके भी पोल होते हैं, उसको बताएंगे हम बाद में आपको। तो इस पे जो ये मैग्नेट आपका है, ठीक है ना, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है यहाँ पर, तो इस पे इधर फोर्स काम करेगा, ठीक है ना, और इस पे इधर फोर्स काम करेगा, ठीक है बेटा जी। तो अब ये जो फोर्स काम करेगा, है ना, और इसका जो मैग्नेटिक यहाँ पर जो P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो इस बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। वहाँ पर टॉर्क जो डेवलप होगा वो कितना होगा बेटा जी, वो होगा MB साइन थीटा, जो भी आप निकाले हो ना, MB साइन थीटा, देखो MB साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर कोई लूप होगा तो लूप पर जो टॉर्क एक्ट होता है, फॉर लूप पर जो टॉर्क एक्ट होता है, लूप पर, ये तो है ना बार मैग्नेट है, लूप पर जो होगा वो NIAB साइन थीटा। तो आप इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे इस तरीके से कि भाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होगा PE साइन थीटा, इन केस ऑफ बार मैग्नेट क्या होगा, MB साइन थीटा, क्योंकि P क्या है, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ बार मैग्नेट। और अगर हम बात करेंगे लूप, कोई रेक्टेंगुलर लूप है, फील्ड में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो होगा क्या, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसमें करंट फ्लो कर रही होगी, उसके पास एरिया अपना होगा, लूप का एरिया होगा, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होगी, साइन थीटा होगा। तो इसको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो आसानी से इसको याद कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में, बार मैग्नेट, लूप केस में, तीनों केस में जो टॉर्क का फार्मूला है, जो एनालॉजी है, उसको 1 बाय 1 करके आप लोग याद कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, और जो फार्मूले मैंने यहाँ पर डिराइव किए हैं उसको आप लोग देख लेना, ठीक है बेटा जी। एक और फॉर्मेट था क्या, कि अगर मान लो, देखो बेटा जी, अगर मान लो कि ये जो मैंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि अगर ये जो आपका डायग्राम बना है ना, ये तो थीटा लिया आपने, जो ये आपका ये
पी क्यू जो आपका आर्म है ये पी क्यू, अगर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, ये वाला एंगल कितना होगा, वास्तव में ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा बेटा जी, 90 माइनस थीटा होगा ना ये वाला एंगल, है ना बेटा जी। या इसको अगर अल्फ़ा ले लोगे तो इन टर्म ऑफ अल्फ़ा में भी फार्मूला आपका निकल के आ सकता है, ठीक है बेटा जी। वो वैल्यू वहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको अल्फ़ा में भी फार्मूला निकल के आ जाएगा। वास्तव में ये आपका है 90 माइनस थीटा है ना बेटा जी। तो आप इसको, आपका ये थीटा है, ये थीटा हुआ ये आपका, तो अल्फ़ा अगर आपने इसको ले लिया तो आप अल्फ़ा के टर्म में भी फार्मूला निकाल सकते हो और रिजल्ट आपका आ सकता है। जो कि मैंने देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, ये आपका अल्फ़ा हो गया ना ये वाला, ठीक है ना, ये अल्फ़ा हो गया, तो उसको आप अल्फ़ा के टर्म में निकालोगे तो अब वहाँ पर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। वरना फार्मूला थीटा के टर्म में ही आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। वो तो हमने एक अलग टर्म आपको बता दिया कि अल्फ़ा के टर्म में अगर निकालना है कि भाई पी क्यू और बी के बीच का जो एंगल है उसके टर्म में निकालो, तो वो आप सीधे 90 माइनस थीटा कर सकते हो, ठीक है। मेन फार्मूला आपका था। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी, 1 बाई 1 करके। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेगा बेटा। अब कुछ बेटा जी स्पेशल केसेस हैं, उनको हम डील कर लेते हैं। जैसे मान लो इस डायग्राम में आप जान तो पता है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न क्या है, आई क्या है, लूप में जो करंट है, ए क्या है, लूप की एरिया है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इस केस में एरिया वेक्टर कहाँ पर है, परपेंडिकुलर है, और फील्ड कैसी हॉरिजेंटल है। तो अगर थीटा की वैल्यू क्या, पहले वाले केस में हमने कहा कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो 90 डिग्री हो गई, तो यही इम्प्लाई क्या करेगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टॉर्क आपका हो जाएगा मैक्सिमम, और कितना हो जाएगा बेटा जी, एन आई ए बी। ये मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होने वाला किस पर, आपके जो ये जो आप देख रहे हो पोजीशन, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे टॉर्क पर लगने वाला, सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, ठीक है बेटा जी। अब ये टॉर्क, ये आपका कॉइल घूमेगा, जब घूमेगा तो जो एरिया वेक्टर जो आपके नोज की तरफ आ रही, जो आपके फेस की तरफ आ रही है ना एरिया वेक्टर, वो क्योंकि कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, और घूम करके जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, इस कॉइल का जो सामने वाला फेस है वो बिल्कुल हो जाएगा राइट साइड में। ये बात नहीं, इस कॉइल का जो फेस आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा फेस, ये फेस कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में। तब इस कॉइल का एरिया वेक्टर और बी दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो उस टाइम पे क्या होगा, दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरे केस में अगर थीटा आपका हो जाएगा 0, इसका मतलब आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हो गए पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो आपने कहा कि उस टाइम पर आपका जो हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा 0, टॉर्क उस केस में आपका होगा मिनिमम, वो बन जाएगा 0। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही इस एरिया जो आपको सामने वाली दिख रही ना, एरिया फेस दिख रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल का जैसे ही फेस क्या होगा, फील्ड के अलोंग होगा, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल की जो एरिया वेक्टर फील्ड के अलोंग होगी, उस टाइम पर आपका टॉर्क 0 होगा। फिर वो घूम जाएगा, फिर टॉर्क बढ़ेगा, फिर 90 पर मैक्सिमम, फिर 0 हो जाएगा, 180 पर भी 0 होगा। आप देख लो इस तरीके से। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर आप कहोगे साइन 180 0, तब भी टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क आपका मिनिमम होगा, ये 0 ही आएगा। मतलब आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा, ठीक है ना। जब कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा फील्ड के अलोंग आ जाएगा, तो टॉर्क आपका मिनिमम, या तो घूम करके एरिया वेक्टर फील्ड के जस्ट अपोजिट चला जाए ना, फेस आ जाए बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तब भी आपका टॉर्क 0 होगा। इसके बाद टॉर्क बढ़ेगा 90 डिग्री पर आने के बाद टॉर्क मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे रोटेशन होता रहेगा, ठीक है बेटा जी। अब बेटा इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें डिस्कस करना, डायग्राम आप लोग प्रॉपर तरीके देख लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है बेटा जी। ओके, थैंक यू।